गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है विद्युत बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेज। तो देखिए, अगर हमें किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य विद्युत बल बताना होता है तो ऐसा हम कूलाम नियम की सहायता से कर सकते हैं। कोई दो स्थिर बिंदु आवेश हो Q1 व Q2 जो कि एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हो, तो हम उनके मध्य लगने वाला विद्युत बल कूलाम नियम से बताते थे कि Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर r केप उसकी दिशा बताने के लिए लिया गया इकाई सदिश है। क्लियर है। लेकिन अगर हमारे पास बहुआवेशी निकाय हो और बहुआवेशी निकाय के किसी भी एक आवेश पर उस निकाय के शेष अन्य आवेशों के कारण लगने वाला परिणामी विद्युत बल पूछा जाए तो उस स्थिति में फिर कूलाम का नियम पर्याप्त नहीं होता है। उस स्थिति में हमें कूलाम के नियम के साथ साथ अध्यारोपण के सिद्धांत को भी प्रयुक्त करना पड़ता है। तो देखिए क्या कहता है अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत कहता है कि दो से अधिक आवेशों वाले किसी निकाय में किसी एक आवेश पर उस निकाय के शेष अन्य आवेशों के कारण लगने वाला परिणामी विद्युत बल उस आवेश पर शेष अन्य आवेशों द्वारा लगाए जाने वाले अलग अलग विद्युत बलों के सदिश योग के तुल्य होता है। देखिए, हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। माना हमारे पास कोई n आवेशों का एक निकाय है जिसमें आवेश है Q1, Q2, Q3 अप टू Qn। ये n आवेश हो गए। हमें पूछा है कि आवेश Q1 पर शेष अन्य आवेशों Q2, Q3 अप टू Qn के कारण परिणामी विद्युत बल कितना लगेगा। क्या पूछा है हमें? Q1 पर इन आवेशों के कारण लगने वाला परिणामी विद्युत बल पूछा है। क्लियर है। तो कैसे प्राप्त करेंगे हम Q1 पर परिणामी विद्युत बल? हम पहले देखेंगे कि इस Q1 पर Q2 कितना विद्युत बल आरोपित कर रहा है सदिश रूप में। फिर देखेंगे इस Q1 पर ये Q3 कितना विद्युत बल आरोपित कर रहा है सदिश रूप में। फिर हम देखेंगे ये Q1 इस Q1 पर ये Qn कितना विद्युत बल आरोपित कर रहा है सदिश रूप में। फिर उन सब बलों को सदिश रूप में लेकर हम ऐड कर देंगे, सदिश योग कर देंगे, तो हमें उस आवेश Q1 पर लगने वाला परिणामी बल F1 वेक्टर प्राप्त हो जाएगा। देखिए, F1 वेक्टर हमने किसके सम के इक्वल बता रखा है? हमने बलों के सदिश योग के बराबर बता रखा है। ये कौन से बल है? देखिए, ये बल कौन सा है? आवेश Q1 पर Q2 द्वारा लगाए जाने वाला बल है सदिश रूप में। यह है Q1 पर Q3 द्वारा लगाए जाने वाला बल सदिश रूप में। ये Q1 पर Qn द्वारा लगाए जाने वाला बल सदिश रूप में। तो ये जो बल है ये हम बल कूलाम के नियम की सहायता से प्राप्त करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि दो आवेशों के मध्य कोई से भी हो आवेश दो, Q1 Q2 हो, चाहे Q1 Q3 हो, चाहे Q1 Qn हो, दो आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल हम कूलाम नियम की सहायता से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो बल हैं इन बलों को कूलाम नियम की सहायता से पहले हम सदिश रूप में अलग अलग प्राप्त करेंगे और फिर इन सब बलों का सदिश योग कर देंगे, तो हमें उस निकाय के आवेश Q1 पर उस निकाय के शेष अन्य आवेशों Q2, Q3 अप टू Qn के कारण लगने वाला परिणामी विद्युत बल F1 वेक्टर प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है। तो अध्यारोपण के सिद्धांत का स्टेटमेंट आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। मैंने बता दिया है, एक्सप्लेन कर दिया है। मैंने जो बोला है वही इसमें लिखा हुआ है, आप रीड कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। क्लियर है। तो देखिए, अब हमें क्या करना है, आवेश Q1 व Q2 के मध्य लगने वाला विद्युत बल लिखना है कूलाम नियम की सहायता से। तो हमने लिखा है, देखिए, F12 वेक्टर इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर आता है नीचे। उस डिस्टेंस को हमने डायग्राम में नाम दे रखा है, Q1 ये है, Q2 ये है, दोनों के बीच की डिस्टेंस को हमने बता रखा है R12। तो डिस्टेंस का स्क्वायर R12 स्क्वायर, और ये दिशा बताने के लिए इकाई सदिश है R12 केप। R12 केप की डायरेक्शन वही होगी जो कि F12 वेक्टर की डायरेक्शन है। देखिए, 1 पर 2 किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है? ये Q1 भी पॉजिटिव, ये Q2 भी पॉजिटिव, और इस Q1 पर हमें परिणामी बल बताना है इस निकाय में जितने भी आवेश है। इट मीन्स Q2 के कारण, Q3 के कारण, ऐसे ही चलते जाएंगे और अंत में Qn के कारण। यहाँ हमने डायग्राम में केवल 3 आवेश लिए हैं, Q1, Q2, Q3। तो डायग्राम में Q1 पर दिखा रखा है Q2 के कारण और Q1 पर दिखा रखा है Q3 के कारण। ऐसे ही हम अन्य आवेशों के लिए भी दिखा सकते हैं। देखिए कैसे, इस निकाय में ये आवेश Q1 लिया है हमने, बिंदु आवेश है ये।
इस आवेश का मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश हमने बता रखा है R1 वेक्टर। स्थिति सदिश की दिशा हम जानते हैं किधर से किधर होती है, मूल बिंदु से उस आवेश की ओर या उस बिंदु की ओर होती है जिस बिंदु का वो स्थिति सदिश बताया गया है। तो इस बिंदु आवेश का स्थिति सदिश है, इसलिए एरो हमने इस लाइन पर किधर लगा रखा है, आवेश की ओर, मूल बिंदु से आवेश की ओर। ऐसे ही सबके लिए बता रखा है हमने। देखिए Q1 का स्थिति सदिश R1 वेक्टर, ऐसे ही आवेश Q2 का स्थिति सदिश बता रखा है मूल बिंदु के सापेक्ष R2 वेक्टर, और आवेश Q3 का स्थिति सदिश बता रखा है हमने R3 वेक्टर। क्लियर है। अब हमें इनके मध्य विद्युत बल बताना है। हमें Q1 पर विद्युत बल बताना है पहले Q2 के कारण, तो हमें डिस्टेंस चाहिए होगी Q1 व Q2 के बीच की, जिसको हमने नाम दे रखा है यहाँ R12। और चूंकि इसको भी हमने पॉजिटिव ले रखा है, इसको भी पॉजिटिव ले रखा है, तो इस पॉजिटिव Q1 पर ये पॉजिटिव Q2 इस ओर रिपल्सिव इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करेगा, प्रतिकर्षण विद्युत बल इस ओर लगाएगा, जिसको हमने नाम दिया है Q1 पर Q2 के कारण लगने वाला विद्युत बल F12 वेक्टर। क्लियर है। और ये जो R12 केप जो है उसकी डायरेक्शन इस ओर ही होगी, इट मीन्स F12 वेक्टर की ओर ही होगी। F12 वेक्टर की डायरेक्शन को बताने के लिए लिया गया इकाई सदिश है R12 केप। क्लियर है। तो देखिए परिमाण, इन दोनों के मध्य लगने वाले विद्युत बल का परिमाण तो हम बताएंगे कूलाम नियम से, कितना होगा K Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, और साइड में उसकी डायरेक्शन जो कि हमने R12 केप से बताई है। तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखिए, F12 वेक्टर इज इक्वल टू, देखिए F12 वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर R12 केप। ये परिमाण हो गया और ये उसकी डायरेक्शन होगी। ये डायरेक्शन किधर से किधर की ओर ली हुई है, ये डायरेक्शन अभी इस डायग्राम में हमने बता रखी है, बल की दिशा में, अर्थात Q2 से Q1 की ओर लिया गया इकाई सदिश है ये R12 केप। लिखा भी है हमने Q2 से Q1 की ओर इकाई सदिश। ऐसे ही हम कूलाम नियम की सहायता से सदिश रूप में लिखेंगे F23 वेक्टर को। तो F23 वेक्टर क्या है, देखिए Q2 पर ये वाला नहीं, सॉरी ये वाला आवेश Q1 पर हम बताएंगे Q3 के कारण, तो Q1 ये है, Q3 ये है, तो इस Q1 पर ये Q3 किस ओर विद्युत बल आरोपित करेगा, देखिए ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव में रिपल्सन होगा। तो इस Q1 पर प्रतिकर्षण विद्युत बल लगाएगा Q3 किस ओर, इस ओर, जिसको हमने नाम दे रखा है F13 वेक्टर। अब इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है Q3 व Q1 के बीच की डिस्टेंस, उसको हमने R13 नाम दिया है, और इसकी डायरेक्शन बताने के लिए हम इकाई सदिश जो लेंगे वो लेंगे R13 केप। तो देखिए सदिश रूप में लिखते हैं हम F13 वेक्टर को, अर्थात Q1 पर Q3 द्वारा लगाए जाने वाले विद्युत बल को किस नियम की सहायता से लिखेंगे, कूलाम नियम की सहायता से। देखिए लिखा है हमने F13 वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 Q3 अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस R13 थी उसका स्क्वायर, और इकाई सदिश हमने लिया था R13 केप। R13 केप की डायरेक्शन किस दिशा में थी, F13 वेक्टर की दिशा में ही थी, क्योंकि इस बल की दिशा बताने के लिए ही लिया गया ये इकाई सदिश था। क्लियर है बात। अब देखिए ऐसे ही हम 1 पर 4 के कारण लगने वाला बल लिखेंगे, 1 पर 5 के कारण लगने वाला लिखेंगे। ऐसे n जहाँ तक है, n हो सकता है 6 तक हो, 7 तक हो, 8 तक हो, 9 तक हो, 10 तक हो, जितने भी आवेश हैं उस निकाय में वहाँ तक ये चलेगा। तो हमने Qn ले रखा है अंतिम आवेश, तो nवें आवेश द्वारा, अर्थात Qn आवेश द्वारा Q1 आवेश पर लगाए जाने वाला विद्युत बल, उसको हम लिखेंगे K Qn अपॉन 1 व n के बीच की जो डिस्टेंस है, Q1 व Q1 के बीच की जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, और ये यूनिट वेक्टर हो गया जो कि इस फोर्स की डायरेक्शन को बताता है। इसकी डायरेक्शन वही होगी जो कि इस फोर्स की डायरेक्शन है, इट मीन्स फोर्स की डायरेक्शन में ही लिया गया ये यूनिट वेक्टर है, इकाई सदिश है, जो कि दिशा बताने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इकाई सदिश के बारे में हम 11th में पढ़ चुके हैं कि इकाई सदिश किसी भी सदिश की दिशा बताने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, और इकाई सदिश को जब हम किसी परिमाण के साथ लगा देते हैं अंत में, तो परिमाण तो अपरिवर्तित रहता है, क्योंकि इकाई सदिश का परिमाण खुद का एक होता है। नाम से ही देखिए इकाई सदिश, इकाई परिमाण वाला, इसका परिमाण एक है, इसका मान तो एक होता है, इसलिए इस परिमाण के साथ इस इकाई सदिश को हम लगा देंगे तो केवल इसके साथ दिशा जुड़ जाएगी और इसके परिमाण पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
क्लियर है। तो इकाई सदिश हमने सब बलों पर लगा रखा है, सब बलों के साथ परिमाण के साथ लगा रखा है ताकि वो उन बलों की दिशा बताए। तो ये सदिश रूप में हमने बल प्राप्त कर लिए कूलाम नियम की सहायता से। अब ये जो सब बल लग रहे हैं Q1 पर, Q2 के कारण, Q3 के कारण, Qn के कारण, उन सब बलों का सदिश योग कर देंगे जो कि हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट में बता रखा है। तो इक्वेशन फर्स्ट में F12 वेक्टर के प्लेस पे ये लिख देंगे, F13 वेक्टर के प्लेस पे ये लिख देंगे और F1n वेक्टर के प्लेस पे ये पुट कर देंगे। तो ये पुट कर दिया है देखिए हमने। और पुट करने के बाद में जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लीजिए। K कॉमन है, K सब में है, Q1 भी सब में है, तो Q1 कॉमन आ गया। तो यहाँ से बचा Q2 अपॉन R12 स्क्वायर और ये R12 कैप। यहाँ से बचा Q3 अपॉन R13 स्क्वायर, R13 कैप। और यहाँ से बचा Qn R1n स्क्वायर, R1n कैप। क्लियर है। अब देखिए इसको सिग्मा की फॉर्म में लिखें, समेशन की फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे। ये देखिए काउंटिंग कौन सी इंक्रीज हो रही है। ये देखिए ये Q2 था, ये Q3 था, ये Qn है। तो एक तो यहाँ चल रहा है, यहाँ काउंटिंग इंक्रीज हो रही है, यहाँ नंबर कंटिन्यूसली इंक्रीज होता जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है, 2 से स्टार्ट होकर n तक जा रहा है। और यहाँ पर देखिए 1 1 1, तो ये तो चेंज हो नहीं रहा। ये है 2, ये 3, ये n, 2 3 n, ये भी 2 3 n। तो 2 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जा रहा है, n तक। तो यहाँ सिग्मा पर हम i इजिकल टू 2 से लेकर i इजिकल टू n तक की लिमिट लगा देंगे, 2 से स्टार्ट होकर n तक। तो देखिए Q के नीचे फिर i लगा दिया है क्योंकि i 2 से स्टार्ट होकर n तक जाएगा। तो i के प्लेस पे 2 लिखते ही ये आ जाएगा, 3 लिखते ही ये आ जाएगा, n लिखते ही ये आ जाएगा। ऐसे ही डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो R1 1 तो सब में ही है, तो R1 और ये इंक्रीज हो रहा है देखिए 2 3 n, तो यहाँ i आएगा, यहाँ i आएगा। i का वैल्यू 2 से लेकर कहाँ तक, n तक। 2 पुट करते ही R12 स्क्वायर हो जाएगा, ये 3 पुट करते ही R13 स्क्वायर हो जाएगा, n पुट करते ही R1n स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। ऐसे ही यहाँ देखिए 2 3 n, तो यहाँ i लगा दिया है हमने, r कैप तो है ही है। यहाँ 1 था क्योंकि 1 इंक्रीज़ नहीं हो रहा है तो 1 लिख दिया है, i होगा यहाँ। i कहाँ से कहाँ तक, 2 से लेकर n तक। 2 लिखते ही ये आ जाएगा, 3 लिखते ही ये आ जाएगा, n लिखते ही ये आ जाएगा। ये हम 10 तक की मैथ्स में पढ़ भी चुके हैं, इस तरीके से सिग्मा करने के बारे में, इस तरीके से योग करने के बारे में। क्लियर है। तो ये विद्युत बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत था। विद्युत बलों के अध्यारोपण के सिद्धांत की सहायता से हम किसी बहुआवेशी निकाय के किसी एक आवेश पर उस निकाय के शेष अन्य आवेशों के कारण लगने वाला परिणामी विद्युत बल प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर है। अगर दो आवेशों के मध्य विद्युत बल बताना हो तो फिर तो कूलाम का नियम पर्याप्त है, लेकिन अगर निकाय में आवेशों की संख्या 2 से अधिक हो तो फिर उस स्थिति में कूलाम नियम पर्याप्त नहीं होता है। उस स्थिति में हमें कूलाम नियम के साथ अध्यारोपण का सिद्धांत भी प्रयुक्त करते हुए किसी एक आवेश पर उस निकाय के शेष अन्य आवेशों के कारण परिणामी विद्युत बल प्राप्त करना होता है। इस हेतु हमें उस आवेश पर शेष अन्य आवेशों के कारण लगने वाले विद्युत बल अलग अलग कूलाम नियम की सहायता से प्राप्त करने होते हैं और सबका सदिश योग कर देना होता है। क्लियर है। अब देखिए हमने एक एग्जाम्पल लिया है। मान लीजिए हमारे पास 3 आवेशों का एक निकाय है जिसमें ए पॉइंट पर पड़ा है आवेश -q, पॉइंट बी पर है +q और पॉइंट सी पर है +q। ये 3 आवेशों का कोई निकाय है। इसमें 2 हमने धनावेश लिए हैं और एक ऋणावेश लिया है, और इनके बीच की दूरियों को अगर हम दिखाते हैं तो ये एक समकोण त्रिभुज बन जाता है। देखिए इन दोनों के बीच की दूरी को दिखाते ही ये लाइन ज्वाइन करनी पड़ेगी हमें, इस दूरी को दिखाने के लिए ये लाइन ज्वाइन करनी होगी और इस दूरी को दिखाने के लिए ये लाइन ज्वाइन करनी होगी। क्लियर है बात, सही है। तो ये एक समकोण त्रिभुज एक समबाहु त्रिभुज बन गया है। तो इसकी सभी भुजाएं बराबर होगी। ये ए है, ये ए है, ये ए है। अब हमें पूछा गया है इस सी बिंदु पर पड़े आवेश +q पर बी बिंदु पर स्थित आवेश व ए बिंदु पर स्थित आवेशों के कारण लगने वाला परिणामी विद्युत बल। तो देखिए इस आवेश पर बल बताना है हमें, इस आवेश के कारण व इस आवेश के कारण। तो इस आवेश पर ये आवेश इस ओर आकर्षण विद्युत बल लगाएगा क्योंकि ये ऋणावेश, ये धनावेश, तो ये धनावेश जो है वो आकर्षित होगा इस ऋणावेश की ओर। ऐसे ही अब इस धनावेश पर बताएं उस धनावेश के कारण,
तो वो ये धनावेश इस धनावेश को प्रतिकर्षित करेगा इस ओर। क्लियर है। दिशा हमने कैसे बताई है, ये आकर्षण के कारण दिशा नेगेटिव की ओर है और ये प्रतिकर्षण के कारण, दोनों के मध्य प्रतिकर्षण के कारण दिशा इस प्लस से दूर की ओर है। तो ये बल है इस माइनस क्यू के कारण इस प्लस क्यू पर, और ये बल है इस प्लस क्यू पर इस प्लस क्यू के कारण। क्लियर है। इन दोनों के बीच का एंगल कितना बताएंगे हम, 120 डिग्री, 120 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, तो ये कोण कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का। ये 60 डिग्री का है, तो ये पूरा एंगल था 180 डिग्री का, उसमें से ये 60 डिग्री का है, तो ये कितना होगा, 120 डिग्री का। ये एंगल हमें क्यों बताना पड़ा, क्योंकि हमें दो बल मिले, एक बल ये और एक बल ये, और इन दोनों के मध्य का कोण है 120 डिग्री। तो हमने 11th में एक सूत्र देखा था कि दो सदिश हों, ए वेक्टर व बी वेक्टर, उनके मध्य का कोण हो थीटा, तो उनके परिणामी सदिश का जो परिमाण है वो हम निकालते हैं √a² + b² + 2ab cos थीटा सूत्र से। तो वो सूत्र हमें अप्लाई करना होगा इन दोनों बलों का परिणामी प्राप्त करने के लिए। तो देखिए, पहले हम इनके परिमाण बताते हैं। FCA नाम दिया है क्योंकि C पॉइंट पर स्थित आवेश पर A पॉइंट पर स्थित आवेश द्वारा लगाए जाने वाला विद्युत बल FCA। तो कूलाम के नियम की सहायता से K Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, Q1 के प्लेस पे Q, Q2 के प्लेस पे भी Q। यहाँ इस सूत्र में हम परिमाण लिखते हैं, प्रकृति नहीं लेते, इट मीन्स चिन्ह नहीं लेंगे साथ। तो देखिए, मान इसका भी Q है, मान इसका भी Q है, तो K Q1 के प्लेस पे Q, Q2 के प्लेस पे भी Q, और बीच की डिस्टेंस कितनी है A, तो डिस्टेंस स्क्वायर। तो ये कितना बना, KQ² अपॉन A²। डायरेक्शन किधर बताएंगे इसकी, C से A की ओर, तो लिखा है CA के अनुरूप। प्रकृति कैसी होगी, आकर्षण, क्योंकि ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव आकर्षण प्रवृत्ति का विद्युत बल लगेगा। अब बताते हैं FCB का मतलब क्या हुआ, C पॉइंट पर रखे हुए चार्ज पर B पॉइंट पर रखे हुए चार्ज द्वारा लगाए जाने वाला प्रतिकर्षण विद्युत बल। तो उसका परिमाण देखते हैं कूलाम नियम की सहायता से। तो FCB = K Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। तो देखिए, इन दोनों के बीच की बात चल रही है, तो Q1 Q है, Q2 भी Q है, तो Q अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है A, तो A², तो KQ² अपॉन A² हो गया। दिशा किधर बताएंगे, दिशा होगी B से C की ओर, B से C की ओर, BC के अनुदिश बताइए। और इस बल की प्रकृति कैसी है, प्रतिकर्षण प्रवृत्ति, क्योंकि ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, प्लस प्लस में प्रतिकर्षण विद्युत बल लगता है। क्लियर है। अब देखिए, FCA का मान है KQ अपॉन A² और FCB का मान भी है KQ² अपॉन A²। इट मीन्स दोनों के परिमाण एक समान है, दोनों के परिमाण एक समान है। एक समान है तो फिर हम इसको एक ही नाम दे दें, F नाम से बोल दें। क्लियर है, हम दोनों बलों को एक ही नाम दे रहे हैं F। तो F कितना हो गया फिर, F KQ² अपॉन A² हो गया। तो हमने ये प्राप्त कर लिया है और ये प्राप्त कर लिया है। ये इस C पॉइंट पर स्थित आवेश प्लस Q पर इन दोनों आवेशों के कारण लगाए जाने वाले विद्युत बल हैं। अब परिणामी विद्युत बल बताना है तो वो इन दोनों से प्राप्त किया जाएगा। और इन दोनों से कैसे प्राप्त करेंगे, अभी जो मैंने 11th का सूत्र बताया था, √a² + b² + 2ab cos थीटा वाला सूत्र, उससे हम प्राप्त करेंगे। तो एक के प्लेस पे यहाँ फर्स्ट फोर्स ले लिया जाएगा, पहला बल ले लेंगे, बी के प्लेस पे दूसरा बल ले लेंगे, और फिर उसमें थीटा के प्लेस पे 120 डिग्री पुट कर देंगे, सोल्व कर लेंगे। देखिए, C पर स्थित आवेश पर लगने वाले परिणामी बल को मैंने नाम दिया है FC, जो कि किन दोनों से प्राप्त होगा, इन दोनों से प्राप्त होगा। तो देखिए, लिख दिया है A² मीन्स FCA², पहले बल का स्क्वायर, प्लस B² का मतलब दूसरे बल का स्क्वायर, प्लस 2AB, 2A हमने इसको माना था, तो FCB और cos थीटा के प्लेस पे 120 डिग्री पुट कर दिया, और FCA को भी हमने F मान रखा है तो यहाँ F पुट कर दिया, और FCB को भी हमने F मान रखा है तो यहाँ भी F पुट कर दिया, यहाँ भी F, यहाँ भी F। क्लियर है। तो ये F² + F² 2F² हो गया, और ये भी 2F² हो गया, और cos 120 डिग्री होता है -1/2। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस यहाँ मल्टीप्लाई होके माइनस हो जाएगा, तो ये -F² बचेगा यहाँ पर। तो 2F² - F² रहेगा रूट में, तो 2F² - F² बचा F², वो रूट में है तो स्क्वायर हट जाएगा रूट से, तो F बचेगा। इट मीन्स C बिंदु पर स्थित आवेश प्लस Q पर
इन दोनों आवेशों के कारण परिणामी जो विद्युत बल हम Fc बता रही थी वो कितना प्राप्त हुआ, F। और F हमने किसको बता रखा है, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को ही F बता रखा है। तो एफ सी इजिकल टू है F, और F के प्लेस पे क्या लिख दें हम, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर यहाँ, तो एफ सी इजिकल टू मिलेगा के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। क्लियर है। तो इस आवेश पर इन दोनों आवेशों के कारण लगने वाला परिणामी विद्युत बल ये है। क्लियर है। तो इस तरीके से हम अध्यारोपण के सिद्धांत को लागू करते हैं। लेकिन देखिए इसमें हमने सदिश रूप अप्लाई नहीं किया है, इसमें हमने 11th का एक सूत्र अप्लाई किया है, दो सदिशों का परिणामी ज्ञात करना जबकि हमें दोनों सदिशों के बीच का एंगल गिवन हो, वो सूत्र हमने अप्लाई किया है और परिणामी यहाँ निकाला है, परिणामी बल निकाला है इस आवेश पर इन दोनों आवेशों के कारण। क्लियर है। तो ये था हमारा विद्युत बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत। थैंक यू।